हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। मैग्नेटिज्म के क्लास 7 के वीडियो में मैं एक फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए उसके सराउंडिंग्स पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो क्या होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में मैग्नेटिज्म का और भी कुछ एप्लीकेशंस सॉल्व करूँगा जो कि आपकी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होगा मैग्नेटिज्म का वो भी इस एप्लीकेशन से एक साथ सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग स्क्वायर लूप। दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसको देखेंगे हम। और तीसरा हमारा हम देखेंगे सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और चौथा हम देखेंगे एक सर्कुलर लूप के कोई आर्क, यानी टोटल सर्कुलर लूप हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक सिर्फ आर्क है। सपोज ये सिर्फ आर्क है, इस आर्क के लिए सिर्फ इस आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ये क्या होता है ये सब हम देखेंगे। तो हमारा पहला था एक स्क्वायर लूप के लिए, यानी सपोज ये हमारा है एक स्क्वायर लूप जिसका हर साइड का जो लेंथ है वो है सपोज ये है ABCD। अब हमें इस पॉइंट पे, यानी जो सेंटर है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिटेक्ट करना है। सपोज करंट फ्लो हो रहा है इस स्क्वायर लूप में इस डायरेक्शन में, ये हमारा करंट फ्लो I। अब हमें ये दो एंड को जॉइन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप बहुत ही अटेंटिवली देखिएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस है ये सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं है, ये आपको आपके जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होगा मैग्नेटिज्म का उसको सॉल्व करने में भी सहायता करेगी। तो ये दो पॉइंट्स हमने जोड़ लिए। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से O पॉइंट से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सपोज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज C। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये आप जो सिमेट्री होगा या फिर आप अगर यहाँ पर जियोमेट्री को अप्लाई करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये दोनों ही एंगल होगा हमारा क्या 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री होगा। और अगर इसका लेंथ अगर हमारा है A, तो फिर इसका जो हाफ लेंथ होगा वही होगा हमारा CO का लेंथ, यानी CO इसका लेंथ होगा हमारा A/2। ये सब आप जियोमेट्री से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करेंगे फॉर दिस लेंथ AB के लिए। ठीक है, तो AB के लिए क्या होगा, बायो-सावर्ट लॉ अगर हम यूज़ करेंगे तो AB के लिए B, इसे हम B1 नेमिंग दे रहे हैं O पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B1 ड्यू टू AB क्या होगा हमारा μ0 by 4 pi I/r। R is what? R is the distance of the observation point from the current carrying wire, that is CO. So this is A/2. From here we can write this is A/2 into what? μ0 by 4 pi I/r into sin θ1 plus sin θ2। and here θ1 और θ2 हमारा क्या होगा, ये दो एंगल। आप ज़रा जो मैं बायो-सावर्ट लॉ का क्लास 7 का वीडियो था वहाँ पर अगर आपने देखा है तो वहाँ पर मैंने ये क्लियर कर दिया है कि ये दोनों एंगल है हमारा sin θ1 और θ2। यानी यहाँ पर sin θ1 भी है हमारा 45 डिग्री और sin θ2 भी है हमारा 45 डिग्री। तो आप अगर मेरा जो पिछली जो वीडियोस है मैग्नेटिज्म को वो अगर आप नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। मैं मैग्नेटिज्म का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन पे भी आप वो वीडियोस देख सकेंगे।
तो ये होगा हमारा, अगर कैलकुलेट करें तो 4 μ0/4 2I/a। साइन 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2। सो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये होगा हमारा बेसिकली 2/√2 ये पार्ट, और ये होगा हमारा 2I/a, ये हमारा μ0/4। तो ये √2 हो जाएगा √2, यानी ये होगा हमारा μ0/4 2√2I/a। लेकिन ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सिर्फ AB, इस जो सेगमेंट था, इस लाइन सेगमेंट ए स्क्वायर का, इसके लिए बी, इसके लिए O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब हमें बाकी जो साइड्स है उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नीट्यूड को देखना पड़ेगा। अब उसके पहले हमें डायरेक्शन को भी अटेंशन देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम कॉर्कस्क्रू रूल को, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल को यूज़ करेंगे तो ये होगा हमारा करंट का डायरेक्शन, और हमारा फिंगर्स कर्ल हो रहा है आपकी ओर, पीछे से आपकी ओर, यानी यहाँ पर O पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन होगा हमारा बोर्ड के अंदर से आपकी ओर। और इसे हम जानते हैं कैसे सिंबल के द्वारा यूज़ करा जाता है, इसको यूज़ करा जाता है इस सिंबल के द्वारा, एक सर्कल और उसके बीच में एक डॉट। अब बाकी साइड्स के लिए भी हम डायरेक्शन को पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। अब इस डायरेक्शन के लिए यहाँ पर भी हम थंब को रखेंगे और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल को यूज़ करके हम देख सकेंगे कि कर्ल हो रहा है हमारा फिर से आपकी ओर, यानी यहाँ पर भी होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे। अब इस साइड के लिए CD के लिए क्या होगा, ये होगा हमारा थंब और ये होगा हमारा कर्ल, यानी यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है सेम एज बिफोर, यानी AB BC CD ये तीनों के लिए एक हो रहा है। अब DA के लिए क्या हो रहा है, DA के लिए भी ऐसे अगर हम देखें थंब को ऐसे, और कर्ल हो रहा है हमारा आपकी ओर, यानी ये चारों जो साइड्स है, इस चारों साइड्स के लिए O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का जो डायरेक्शन हो रहा है वो सेम हो रहा है। यानी ये चारों साइड्स का अगर कंट्रीब्यूशन हम अलग अलग से निकालें और उसको सम कर दें तो फिर हम टोटल वायर के लिए, टोटल ये लूप के लिए O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही निकल सकेंगे। तो डायरेक्शन तो ये क्लियर है कि चारों के लिए ही कंट्रीब्यूशन आपकी ओर हो रहा है, यानी जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन भी आपकी ओर ही होगा, यानी फ्रॉम द बोर्ड टुवर्ड्स यू, यानी ये हुआ हमारा डायरेक्शन। अब सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट के लिए AB के लिए अगर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B हो रहा है हमारा A, तो फिर बाकी सब लाइंस के लिए यानी BC CD और DA के लिए भी सेम होगा हमारा कंट्रीब्यूशन, यानी वो भी हमारा μ0/4 2√2I/a ही होगा। क्यों हम ये बता सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर लूप है और ये है हमारा सेंटर, यानी यहाँ पर एक सिमेट्री है। आप अगर बाकी साइड्स के लिए भी निकालेंगे तो भी देखेंगे कि यही आता है रिजल्ट। तो फिर हम अगर टोटल मैग्नेटिक, हम अगर O पॉइंट पे टोटल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का, तो होगा हमारा क्या होगा, ये चारों का समेशन, या फिर हम लिख सकते हैं 4 × B1, 4 × B1। तो ये होगा हमारा कैलकुलेशन करके आएगा 8√2 μ0/4 I/a, where A is what? Where A is the side length of the each side of the square loop। तो ये हुआ हमारा स्क्वायर लूप के लिए। तो एक स्क्वायर लूप के लिए उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B का जो मैग्नीट्यूड होता है, टोटल मैग्नीट्यूड, वो होता है 8√2 μ0/4 I/a, और उसका डायरेक्शन होता है, अगर करंट इस ओर फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो हो रहा है, तो होगा उसका डायरेक्शन ऐसे, और अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इनटू द बोल्ट।
ऐसे ही हम अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए उसके सेंटर पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का देखेंगे और उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। तो सपोज यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, ये हमारा करंट फ्लो का डायरेक्शन आई। अब ए बी के लिए हम देख रहे हैं, ए बी के लिए, तो फिर इसको हम B1 नाम दे रहे हैं। तो वो पॉइंट पे हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पर भी हम सेम एज बिफोर बायर-सावर्त लॉ का यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पर होगा हमारा μ0/4 I बाई आर। आर यानी यहाँ पर है हमारा DO लेंथ। तो DO लेंथ क्या होगा ये पहले हमें डिटेक्ट कर लेना है, DO लेंथ कैलकुलेट करना है। तो DO लेंथ DC क्या होता है हमारा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है हमारा DC इक्वल्स टू √3a/2 where a is the length of each side of the ट्रायंगल। अब हम जानते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो सेंटर होता है वो उसकी जो हर एक हाइट होता है उस हाइट को 2:1 इस रेशियो पे डिवाइड करता है, क्योंकि ये जो O है सेंटर, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यानी ये जो है ये होगा हमारा 2 रेशियो और ये होगा हमारा 1 रेशियो, यानी DO का होगा हमारा DO हमारा क्या होगा 1/3 ऑफ DC। ये हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है। तो फिर ये होगा हमारा 1/3 इंटू DC, यानी √3a/2 इंटू 1/3 ये होगा हमारा, यानी a/2 √3, यानी ये हो जाएगा हमारा DC इक्वल्स टू a/2 √3। तो DC इक्वल टू a/2 √3, तो यहाँ पर हो जाएगा a/2 √3 इंटू साइन θ1 प्लस θ2। तो ये आप जियोमेट्री से आसानी से निकल सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, और ये जो एंगल होता है ये होगा हमारा 30 डिग्री, और वहाँ से ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। यानी ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60, यानी यहाँ पर साइन 60 साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन 60, तो ये होगा हमारा B1 का वैल्यू। तो फिर B1 हो जाएगा हमारा μ0/4 2 √3I/a इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा 0 1 2 3 √3a/2 √3/2, यानी √3/2 प्लस √3/2, तो ये होगा हमारा √3, यानी यहाँ पर यहाँ से अगर √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 6 μ0/4 I/a। ये हो गया हमारा एक वन साइड ए बी के लिए कंट्रीब्यूशन। अब ऐसे ही AC और BC के लिए भी कंट्रीब्यूशन होगा, और सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि वो भी सेम होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी आप आसानी से पिछली बार की तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर थंब हम लाएं तो मैक्सवेल-कोर्सको रूल से हम लिख सकते हैं कि O पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा इनसाइड द बोर्ड, यानी ये होगा हमारा O पे। ऐसे ही ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड के लिए भी आप अगर कोर्सको रूल मैक्सवेल-कोर्सको रूल को अप्लाई करेंगे तो देख सकेंगे कि ये भी हमारा हो रहा है सेम इनसाइड द बोर्ड, यानी ये तीनों का कंट्रीब्यूशन प्लस हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो फिर हमारा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा एट द सेंटर 3 इंटू दिस 3 इंटू B1, यानी 3 इंटू 6 3 इंटू B1 यानी 18 μ0/4 I/a। तो ये हो गया हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। आपकी अगर तो मैं जो ये बायर-सावर्त लॉ की जो एप्लीकेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपकी अगर कोई भी जगह पे अगर आपकी कोई डाउट अगर आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में वो बताइएगा, तो मैं उसको ज़रूर उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं जो मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वो बंगाली लैंग्वेज पे है, और उसके बाद का जो वीडियोस है वो हिंदी लैंग्वेज पे है। तो
तो वो जो वीडियोस है आपको जिस भी लैंग्वेज पे ज़रूरत हो, आपको अगर वो पार्टिकुलर लैंग्वेज पे अगर समझने में दिक्कत हो तो आप वो जो वीडियोस है उस पार्टिकुलर वीडियो के नेम को लिखकर आप अगर मुझे कमेंट करेंगे कि इस वीडियो को बंगाली, हिंदी या इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज के कोई भी लैंग्वेज पे चाहते हैं तो मैं पार्टिकुलरली उस वीडियो को उस लैंग्वेज पे बना दूंगा। तो अब हम एक सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए उसके सेंटर पे मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है वो देखेंगे। तो सपोज ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। अब हमें वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिटेक्ट करना है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो B का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू से बायो-सावर्ट लॉ से हम जानते हैं म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, where r is the distance. What distance? This distance r. अगर आप मेरे बायो-सावर्ट लॉ की जो वीडियो है वो अगर देखे है तो आप आसानी से समझ सकते हैं ये कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स रहना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन इस फिगर से आपको कंपेयर करना है कि आर क्या है, थीटा क्या है, डीएल क्या है। तो ये अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर ना होगा तो फिर आप ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो जो वीडियोस है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे मैग्नेटिज्म का प्लेलिस्ट से। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा यूनिक है। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स मैंने दिया है एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट्स दिया है, कैसे ये लॉस आता है और इसका सब डिटेल्स मैंने क्लियर किया है। अब यहाँ पर आर वेक्टर होता है हमारा ये होता है आर, और डीएल क्या होता है हमारा ये सर्कुलर लूप। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि एक सर्कल को बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस के कॉम्बिनेशन को एक सर्कल कहा जाता है। यानी एक लाइन ऐसे बहुत सी इनफाइनेटेसिमल यानी बहुत ही छोटे छोटे लाइंस के द्वारा हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो फिर यहाँ पर भी एक ऐसे ही लाइन होगा और यही है हमारा क्या डीएल वेक्टर। और हम जानते हैं कि ये जो साइन थीटा है ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर इस दोनों का बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर हम आसानी से जानते हैं कि जियोमेट्री से कि एक सर्कल की रेडियस वेक्टर और जो आर्क में जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो इस दोनों के अंदर का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो फिर यहाँ पर साइन थीटा जो है थीटा होता है 90 डिग्री, यानी म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। साइन 90 क्या होता है 1, यानी ये होगा हमारा ये होता है हमारा स्मॉल एलिमेंट के लिए डीवी के लिए, यानी ये जो डीएल ये जो स्मॉल एलिमेंट है करंट कैरिंग उस एलिमेंट के लिए ये होता है। ठीक है, ये तो ये होगा हमारा म्यू 0/4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब ये अगर हम थ्रू आउट ये हुआ हमारा सिर्फ ये स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब अगर हम टोटल करंट कैरिंग लूप के लिए चाहते हैं तो फिर हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये एज दिस इज अ कांस्टेंट सो इट विल बी कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। और यहाँ पर लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा हमारा थ्रू आउट दिस पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है आई भी कांस्टेंट है, यानी ये दोनों भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा आई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा हमारा सिंपल डीएल। तो यहाँ पर हमें लिमिट देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्कल का पेरीफेरी क्या होता है 2πr। तो फिर ये हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 2πr, यानी म्यू 0/4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2πr। आर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा हमारा म्यू 0 आई बाई 2r।
अब अगर ये हुआ हमारा एक सिंगल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, अगर अब हमारे पास एक नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स अगर है, यानी यहाँ पर सपोज n नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स है, तो फिर उस सब का इफेक्ट अगर हम वो सब जो सर्कुलर लूप्स है उस सारे सर्कुलर लूप्स के लिए इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलना चाहता है, तो सिंपली क्या होगा, हम कह सकते हैं कि सिंपली वो होगा n यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए है ये, तो फिर n के लिए हो जाएगा n इंटू दिस, यानी μ0 ni/2r। ये हुआ हमारा सर्कुलर लूप के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड एक सर्कुलर लूप के लिए। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो सपोज हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद हम टोटल के लिए कंसीडर करेंगे। तो ये स्मॉल डीएल ए एलिमेंट के लिए हम अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन पे ही, इस डायरेक्शन पे ही। तो इस डायरेक्शन पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये है हमारा थंब का डायरेक्शन, और मैक्सवेल्स कोऑर्डिनेट रूल से हमारा जो कर्ल होगा फिंगर्स वो होगा बोर्ड से आप की ओर कर्ल हो रहा है, यानी यहाँ पर ओ पॉइंट पे हमारा मैग्नीट्यूड हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसे, यानी फ्रॉम द बोर्ड टू यू दिस डायरेक्शन पे। तो ये हो हमारे सर्कुलर लूप के लिए। तो सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या होगा, अगर सेमी सर्कुलर लूप के लिए हो जाएगा सिंपली इसका जो हाफ होगा वही होगा सेमी सर्कुलर लूप के लिए, यानी μ0 ni/4r, यानी b होगा हमारा μ0 ni/4r। तो अब हम देखेंगे आर्क ऑफ ए सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके सेंटर पे। यानी हमारे पास अब एक टोटल सर्कल नहीं है, हमारे पास सर्कल का एक अंश है, एक पार्ट है, दिस पार्ट, सपोज दिस पार्ट। तो यहाँ पर भी हम बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ कर सकते हैं, वो है μ0/4π आइडियल साइन थीटा/r², जैसे कि हमने पिछली बार एक सर्कुलर लूप के लिए किए थे। तो फिर यहाँ पर भी सपोज एक डीएल पार्ट हम ले रहे हैं, ये है हमारा डीएल, दिस डायरेक्शन पे डीएल। तो डीएल और आर के बीच में ये है हमारा आर, ये भी आर, ये भी आर। तो आर के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो फिर यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा साइन 90, यानी ये सिंपली हो जाएगा हमारा μ0/4π IDL/r²। dB ये स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये आर्क के लिए निकलना है। तो फिर हम यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कर देंगे μ0/4π। ये हुआ हमारा ए एक्सप्रेशन हुआ हमारा ये स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब हम ये आर्क के लिए निकल रहे हैं, तो फिर μ0/4π I/r, ये इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन होगा सिंपली इंटीग्रेशन dl। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dl क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन dl सिंपली होगा ये आर्क का जो लेंथ होगा वो, यानी ये अगर ये आर्क का दोनों जो एंड होगा, ये दोनों एंड अगर यहाँ पर थीटा एंगल करे तो फिर हम जानते हैं कि ये आर्क का लेंथ क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा, यानी ये होता है हमारा आर थीटा। तो फिर सिंपली इसका लेंथ हो जाएगा आर थीटा, यानी इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा हमारा आर थीटा। तो फिर इसे अगर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें तो फिर ये हो जाएगा हमारा μ0/4π I r थीटा/r, आर कैंसिल हो जाएगा, यानी μ0/4π I थीटा, μ0/4π I थीटा। तो ये हुआ हमारा एक एक्सप्रेशन। अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी जो चीज़ें μ0/4π ये कांस्टेंट है, और I थीटा ये हमारा अगर वेरी करे तो फिर हम कह सकते हैं कि B इज प्रोपोर्शनल टू I थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सब जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस
एक्सप्रेशन से। तो इस केस में भी आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का डायरेक्शन को आसानी से निकल सकते हैं, जैसे कि मैं पिछली बार एक सर्कुलर लूप के लिए निकाला था, तो वैसे ही इसके लिए भी आप आसानी से निकल सकते हैं उसके डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B के डायरेक्शन को। तो ये जो मैं चारों आज एप्लीकेशंस किए बायो सावर्ट लॉ का, इसका आपको डेरिवेशन को भी याद रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ लास्ट में जो फॉर्म निकला है, एक्सप्रेशन निकला है, उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आशा करता हूँ आज जो मैंने प्रॉब्लम्स किए हैं वो सब अब समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी जगह पे कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे अगले जो वीडियोस होगा उसके नोटिफिकेशंस के लिए। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।